वह तारीख थी 21 सितंबर 2024 की। 21 सितंबर 2024 को 29 साल की महालक्ष्मी की टुकड़ों में बटी लाश बेंगलुरु के बोरिंग अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाई जाती है। महालक्ष्मी के कमरे और फ्रिज से बरामद टुकड़ों की जब मुर्दा घर में गिनती हुई तो पता चला कि कातिल ने महालक्ष्मी के 30 से 40 नहीं बल्कि कुल 59 टुकड़े किए थे। जी हां, 59 टुकड़े। एक इंसान के इतने टुकड़े देखकर मुर्दा घर के कर्मचारी भी हैरान थे। बेंगलुरु के अस्पताल में इससे पहले इतने टुकड़ों में बंटी लाश कभी नहीं आई थी और हो सकता है देश के किसी मुर्दा घर में पोस्टमार्टम के लिए इतने टुकड़ों में कटी हुई लाश न आई हो। बेंगलुरु के ब्याली कवल इलाके मौजूद एक 3 मंजिला घर की पहली मंजिल पर महालक्ष्मी रहा करती थी। महालक्ष्मी के कमरे से 21 सितंबर को फ्रिज और कमरे में बिखरे उसकी लाश के टुकड़े मिले थे। अंदेशा है कि महालक्ष्मी का कत्ल 19 दिन पहले हुआ था। आज के इस शो में हम आपको महालक्ष्मी के मर्डर की पूरी कहानी सुनाएंगे। आखिर बेंगलुरु की रहने वाली महालक्ष्मी का मर्डर क्यों किया और किसने किया। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जांच के दौरान पुलिस को महालक्ष्मी के कमरे में रखा एक ट्रॉली बैग भी मिलता है। कातिल ने लाश के टुकड़ों को इसी बैग में रखकर कहीं बाहर ठिकाने लगाने की साजिश रची थी, ऐसा पुलिस का मानना है। लेकिन चूंकि जहां महालक्ष्मी रहा करती थी ब्याली कवल में, वह काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इससे उसे लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का शायद मौका नहीं मिला। कमरे की तफ्तीश के बाद पुलिस को लगता है कि महालक्ष्मी का कत्ल भी इसी कमरे में हुआ होगा जिसमें उसकी लाश मिली थी और लाश के टुकड़े भी यहीं किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह कमरे से बैग में लाश के टुकड़ों को बाहर ले जाना आसान नहीं था, उसी तरह लाश को बाहर से कमरे में लाना भी मुमकिन नहीं था। पुलिस ने एक क्राइम सीन वहां पर क्रिएट भी किया और उसके बाद पुलिस ने कहा कि कत्ल और लाश के टुकड़े करने के बाद कमरे और बाथरूम को साफ करने की कोशिश भी की गई थी। पोस्टमार्टम के बाद टुकड़ों में जमा लाश को महालक्ष्मी के घर वालों को सौंप दिया गया, जिसके बाद बेंगलुरु में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि महालक्ष्मी का कातिल कौन है और उसके कत्ल की वजह क्या है। बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि उन्होंने महालक्ष्मी के कातिल को ढूंढ निकाला है और जिस कातिल की उन्हें तलाश है उसका परिवार मुंबई में रहता है। उसी कातिल के एक भाई तक पुलिस पहुंच भी गई। कातिल के भाई ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद उसके भाई ने खुद उसे ये बताया था कि उसने महालक्ष्मी की हत्या कर दी। कातिल के भाई की गवाही के अलावा कातिल के बारे में बेंगलुरु पुलिस को सीसीटीवी कैमरों से भी काफी अहम सुराग मिले हैं। जिस ब्याली कवल इलाके में महालक्ष्मी रहा करती थी, उसके घर को आने और जाने वाले रास्तों पर कुछ जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। उनके कैमरों में भी वो कातिल कैद हो चुका था। बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर ने मीडिया को बताया कि पुलिस कातिल की शिनाख्त कर चुकी है और उसे पकड़ने के लिए देश के कई हिस्सों में पुलिस टीमें भेजी गई हैं। पुलिस को जिस कातिल की तलाश है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह एक हेयर ड्रेसर है। महालक्ष्मी के साथ भी उसकी करीबी थी। यह हेयर ड्रेसर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है।
महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो भुवनेश्वर होते हुए इस वक्त पश्चिम बंगाल में कहीं छिपा हुआ है। महालक्ष्मी के कत्ल के बाद उसके पति हेमंत दास ने शुरुआत में ये शक जताया था कि इस कत्ल के पीछे उसका एक और दोस्त अशरफ शामिल हो सकता है। अशरफ भी एक हेयर ड्रेसर है और उत्तराखंड का रहने वाला है। महालक्ष्मी के साथ अशरफ की भी करीबी थी। हेमंत दास ने तो अशरफ को लेकर यह भी इल्जाम लगाया कि अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर था और उसी अफेयर की वजह से 9 महीने पहले वो और महालक्ष्मी अलग हो गए थे। हेमंत की शिकायत के बाद पुलिस ने अशरफ की तलाश की। अशरफ बेंगलुरु में ही था और अपने काम पर। पुलिस ने उसे थाने बुलाया और उसे लंबी पूछताछ की। उसके बयान, पिछले 20 दिनों में उसकी लोकेशन, कॉल डिटेल और चश्मदीदों की गवाही के बाद पुलिस ने पाया कि इस मामले में अशरफ का हाथ नहीं है। वैसे पुलिस का कहना है कि महालक्ष्मी के कत्ल से अशरफ का कोई संबंध नहीं है, बल्कि असली कातिल वही है जिसकी उसे पहचान की गई है और वह इस वक्त बंगाल में है। हमारी टीम को महालक्ष्मी के कातिल की जानकारी है, लेकिन हम जानबूझ करके उसके नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं कि कहीं कातिल को इसका फायदा न मिल जाए। दरअसल महालक्ष्मी का परिवार नेपाल का रहने वाला है, लेकिन वह 35 सालों से बेंगलुरु में रहते हैं। उसके परिवार के लोग एक ही शहर में रहने के बावजूद महालक्ष्मी की अपने माँ, भाई, बहन से उतनी करीबी नहीं थी जो होनी चाहिए। 9 महीने पहले पति हेमंत दास से अलग होने के बाद महालक्ष्मी अपनी माँ या बहन के साथ रहने की बजाय किराए के घर में अकेली रह रही थी। पुलिस इस बात पर भी हैरान थी कि महालक्ष्मी की अपने परिवार से आखिरी बार मुलाकात राखी के मौके पर 19 अगस्त को ही थी। 2 सितंबर से महालक्ष्मी का मोबाइल भी बंद था, लेकिन इसके बावजूद अगले 19 दिनों तक यानी 21 सितंबर तक घर वालों ने कभी पलटकर महालक्ष्मी की खबर लेने की भी कोशिश नहीं की। इससे साफ होता है कि महालक्ष्मी का अपने मायके वालों से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं था। उनके बीच कुछ अनबन चल रही थी। वो तो 21 सितंबर को जब महालक्ष्मी के कमरे से बदबू आने की शिकायत आई, तब कहीं जाकर महालक्ष्मी की मां को मकान मालिक ने फोन किया, जिसके बाद महालक्ष्मी के कमरे और फ्रिज की सच्चाई घर से बाहर आई। कर्नाटक के गृह मंत्री ने इस घटना के बाद यहां तक कहा कि महालक्ष्मी के कातिल का पता चल चुका है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही कत्ल की वजह और बाकी सच्चाई सामने आएगी। इस बीच उसके कमरे से बरामद उस फ्रिज को भी जांच के लिए फोरेंसिक लैब तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि महालक्ष्मी के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक इल्लीगल रिलेशन का मामला है और उसी इल्लीगल रिलेशन की वजह से ये घटना हुई है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।